कि यूरिन का जो अमाउंट है ना वो डिक्रीज होना, ठीक है, ये है ओलिगुरिया। और एन्यूरिया मतलब क्या, एन्यूरिया का मतलब होता है एब्सेंस ही हो जाना, क्या हो जाना, एब्सेंस हो जाना, आएगा ही नहीं यूरिन अमाउंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर है। तो ये कीवर्ड है कि अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसके अंदर वीक पल्स, फीवर, टेकिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, विजिबल हीमोग्लोबिन यूरिया हम देख पाएंगे उसके यूरिन के अंदर, ओलिगुरिया और एन्यूरिया देखने को मिलता है। ये हम बोले ना ओलिगुरिया और एन्यूरिया, तो ये कंडीशन तो अक्यूट रिनल फेलियर में भी देखने को मिलता है, जब आपकी किडनी जो है वो एक्यूट किडनी इंजरी बोलो, एक्यूट रिनल फेलियर बोलो, शुरुआत जब होता है तो ओलिगुरिया से होता है, फिर एन्यूरिया होता है, और लास्ट में जब आप पहुंच जाते हो क्रॉनिक तक तो पॉलीयूरिया होता है, निकलता ही रहता है यूरिन बस। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना, सीक्वेंस है ओलिगुरिया, एन्यूरिया और पॉलीयूरिया, ठीक है। ओके, अभी देखो क्या है कि डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। यहाँ पे जो आपको ये बताया है ना कि डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन क्या होता है, तो डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन मतलब कि आपको क्या बोला था यहाँ पे कि 2 से 4 घंटे तक आप इसका जो ट्रांसफ्यूजन है पता देना, खत्म कर देना, आपने नहीं किया, आपका ट्रांसफ्यूजन तो 4-5 घंटे से ऊपर चल रहा है, तो ये डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगा। देखो क्या होता है, रिएक्शन कैन अकर डेज टू ईयर्स आफ्टर ट्रांसफ्यूजन। इसका ट्रांसफ्यूजन बन सकता है कभी इमीडिएटली भी हो और कभी कभी ये बहुत डिले भी, जैसे कि ईयर्स के बाद या डेज के बाद। साइंस इंक्लूड आपको फीवर आने लगेगा, माइल्ड जॉन्डिस लगेगा एंड अ डिक्रीज्ड हेमेटोक्रिट लेवल। और हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द हेमेटोक्रिट लेवल की परसेंटेज ऑफ द आरबीसी, क्या होता है, ये परसेंटेज ऑफ द आरबीसी उसको बोलते हैं। नॉट क्या है कि स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली इफ अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इज सस्पेक्टेड। जैसे आपको लगता है कि इसको कोई भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो, फटाफट से पहली चीज है आप उसको होल्ड कर दो, आप उसको बंद करो, ठीक है। स्टे विद द क्लाइंट फॉर द फर्स्ट 15 मिनट्स। पहले 15 मिनट पेशेंट के साथ ही रहना है, वाइटल्स देखने हैं, पेशेंट की कंडीशंस को ऑब्जर्व करना है कि बराबर चल रहा है ना। ऑफ द इन्फ्यूजन ऑफ द ब्लड, जब आपने ब्लड चालू किया तब से लेके 15 मिनट तक आपको पेशेंट के सामने ही रहना है, साथ ही रहना है, वाइटल साइंस को मेजर करना है। मॉनिटर द क्लाइंट फॉर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, और देखना है कि पेशेंट को ये जो ट्रांसफ्यूजन चल रहा है उसकी वजह से कोई रिएक्शन तो नहीं आ रहा है, सब ओके ही जा रहा है। द फर्स्ट 15 मिनट्स ऑफ द ट्रांसफ्यूजन आर द मोस्ट क्रिटिकल, क्योंकि फर्स्ट 15 मिनट्स में जो होना है वो हो जाएगा, तो ये क्रिटिकल टाइम होता है, ठीक है, वहीं पे हमको सब देखना है। एंड द नर्स मस्ट स्टे विद द क्लाइंट, और नर्स ही जो है वो पेशेंट के साथ रहेगी, ठीक है। तो ये डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है, 15 मिनट तक हमको साथ में रह के देखना है। सर्क्यूलेटरी ओवरलोड हो जाना, ये जो सर्क्यूलेटरी ओवरलोड है ना, इसके पीछे का एक रीजन है। जैसे कि हमने आगे देखा कि डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुआ था, जितना टाइम था 2 से 4 घंटे आपने उससे कुछ ज्यादा चलाया। अभी यहाँ पे सर्क्यूलेटरी ओवरलोड में क्या होता है पता है आपको, पता है आपको 2 से 4 घंटे में खत्म करना है, जबकि आपको बहुत सारे काम है। तो आपने क्या सोचा, क्या ही फर्क पड़ जाएगा अगर मैं इसको आधे घंटे के अंदर ही कम कर दूं, ठीक है, आधे घंटे के अंदर मैं इसको चढ़ा दूंगी, तो फिर मेरा और काम है ना, मेरे को रील्स देखनी है, ठीक है, ये सब करना है तो मैं कर लूंगी। तो ये बात गलत है, सर्कुलेटरी ओवरलोड करवा दोगे आप पेशेंट को, ठीक है। अगर आपने वो जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिसको 2 से 4 घंटों के अंदर कंप्लीट करना था, आपने उसको सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर विद इन हाफ एन आवर कंप्लीट कर दिया या फिर 1 आवर के अंदर कर दिया, तो पेशेंट को हो जाएगा सर्कुलेटरी ओवरलोड। डिस्क्रिप्शन देखिए, कोज्ड बाय द इन्फ्यूजन ऑफ ब्लड एट अ रेट टू रैपिड फॉर द क्लाइंट टू टॉलरेट, ठीक है। जो पेशेंट टॉलरेट भी नहीं कर पाएगा तभी तो उसको रिएक्शन होगा, नॉर्मल होता तो क्यों होता, ठीक है। कैसे देखोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि ओवरलोड हो रहा है, तो पेशेंट को कफ होना चालू हो जाएगा, डिस्पनिया, डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग होगा, उसको चेस्ट पेन होगा, उसको वीजिंग होगा, ऑन अस्कल्टेशन ऑफ द लंग्स, ठीक है, अस्कल्टेशन लंग्स में हेडेक होने लगेगा, उसका हाइपरटेंशन हो जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपरटेंशन ओवर हियर, कि उसका जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नॉर्मली ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mm ऑफ Hg, ठीक है, ये होता है, ठीक है। 120 जो है यहाँ पे 120 जो है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, 80 जो है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। इससे वो बढ़ जाएगा, मान लो कि कितना हो जाता है 140 बाई कितना हो गया कि 90 हो गया, तो इसको भी हम हाइपरटेंशन ही बताते हैं, ठीक है। तो इतना हो जाएगा उसको, क्योंकि ओवरलोड हुआ है ना फ्लूइड का ओवरलोड में क्या होता है हाइपरटेंशन, अगर फ्लूइड कम हो गया है तो हाइपोटेंशन, और इसीलिए हम क्या करते हैं फटाफट से हाइपोटेंशन के अंदर भी फ्लूइड डालते देते हैं पेशेंट को फटाफट फटाफट, तो क्या हो जाएगा फिर से हाइपरटेंशन हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि नॉर्मली आ जाएगा।
टेकिकार्डिया मतलब कि हार्ट रेट का बढ़ना, बाउंडिंग पल्स फील होना, डिस्टेंडेड नेकवेन, ये जो नेकवेन है ना जिसको हम कैरोटिड आर्टरी बोलते थे कि वो नेकवेन पूरा डिस्टेंडेड होने लगेगा। और यहाँ का रूल से पता है ना, दोनों कैरोटिड पल्सेस को हम साथ में नहीं देख सकते ना, उसको आपको 1 मिनट तक फील करना है, 5 से 10 सेकेंड आपको एक ही साइड का फील करना है, दैट इज इनफ। ठीक है, ये भी ध्यान रखना वरना पेशेंट की जान जा सकती है इससे। ओके, तो ये मत करना कभी भी। ओके चलो, तो ये सारी चीजें हैं सर्कुलेटरी ओवरलोड के लिए जो मैंने आपको बता दिया। डिलेड क्या है और सर्कुलेटरी ओवरलोड क्या है यहाँ पे। और दूसरी चीज है इंटरवेंशंस, क्या करोगे आप इसके लिए, तो हम कर देंगे सबसे पहले तो स्लो द रेट ऑफ ट्रांसफ्यूजन, यहाँ पे बंद करना नहीं लिखा है, ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे उसको कि स्लो करो। प्लेस द क्लाइंट इन एन अपराइट पोजीशन, पेशेंट को थोड़ा अपराइट पोजीशन, सेमी फाउलर या सेमी सिटिंग पोजीशन में उसको बिठाया जाए, विद द फिट इन अ डिपेंडेंट पोजीशन। नोटिफाई कीजिए एससीपी को। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एससीपी, यहाँ पे जो एससीपी आपको बताया उसका मीनिंग क्या है, हेल्थ, ठीक है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर। उसको हम बताएंगे कि आके देखिए उसको क्या हो रहा है, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीजन भी देंगे क्योंकि उसको डिस्निया हो रहा था ना, ऑक्सीजन देंगे उसको, डायूरेटिक्स देंगे, क्यों, क्योंकि हाइपरटेंशन हो चुका है, फ्लूइड ओवरलोड हो चुका है, तो क्या करेंगे, डायूरेटिक्स देंगे जैसे कि फ्यूरोसेमाइड, लैसिक्स है जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे जाके अपना काम करती है, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा वॉशरूम होगा और उसका पानी जो है वो मतलब ओवरलोड जो भी हो चुका है वो निकल जाएगा। ठीक है, और मॉर्फिन सल्फेट दे सकते हैं प्रिस्क्राइब्ड। मॉनिटर फॉर द दिस रिदम, यस, क्योंकि रिदम जो है, हार्ट का रिदम जो है वो ओके है कि नहीं, PQRST, ये रिदम जो है वो ओके है कि नहीं, उसके लिए भी हम मॉनिटर करेंगे। फ्लेबोटॉमी ऑल्सो में बी मेथड ऑफ प्रिस्क्राइब्ड ट्रीटमेंट फॉर सीवियर केसेस। नॉट इफ सर्कुलेटरी ओवरलोड इज सस्पेक्टेड, अगर हमको पता चलता है कि पेशेंट को सर्कुलेटरी ओवरलोड हुआ है, इमीडिएटली स्लो द रेट ऑफ ट्रांसफ्यूजन, हमको रेट ऑफ ट्रांसफ्यूजन को स्लो करना है। जैसे कि हम एलर्जिक में, बैक्टीरियमिया में, सेप्टिसेमिया में, ये सब में हम बंद कर देते थे, है ना, यहाँ पे बंद नहीं करना है, आपको यहाँ पे कम करना है, स्लो करना है। ठीक है, एंड प्लेस द क्लाइंट इन एन अपराइट पोजीशन विद द फिट इन अ डिपेंडेंट पोजीशन। ठीक है, ओके क्लियर। चलो नेक्स्ट क्या है आपके लिए, देखो कि प्रायोरिटी क्या है इसके अंदर। ओके तो आपको क्या बोला है कि प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शंस क्या होता है, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन, प्रायोरिटी है सबके लिए कॉमन बोला है तो स्टॉप करेंगे। चेंज द इंट्रावेनस आईवी ट्यूबिंग डाउन टू द आईवी साइट एंड कीप द आईवी लाइन ओपन विद नॉर्मल सलाइन। ठीक है, आपको आप अगर बंद करते हो, जिस टाइम आपको अगर बंद करना पड़ा, ठीक है, तो उस टाइम आप क्या करोगे, अगर आपने मान लो कि बंद किया, ठीक है, ये देख लिया हमने। ओके तो मान लो कि अगर हमने ट्रांसफ्यूजन को बंद किया तो हम उसको सिर्फ बंद नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे कि चेंज द इंट्रावेनस ट्यूबिंग डाउन टू द आईवी साइड, कीप द आईवी लाइन ओपन विद नॉर्मल सलाइन। हम सिर्फ बंद नहीं करेंगे, अभी उसको हम पेटेंट रखेंगे, हम जो है नॉर्मल सलाइन देना चालू कर देंगे, क्योंकि अगर आपने ऐसा भी नहीं किया तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, अचानक से बंद कर दिया तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड ब्लड बैंक को बोलना है, स्टे विद द क्लाइंट, क्लाइंट के साथ रहना है, ऑब्जर्विंग साइन एंड सिम्टम्स, मॉनिटरिंग वाइटल साइन एज ऑफन एज 5 मिनट्स तक, आपको एवरी 5 मिनट्स तक उसके वाइटल साइंस देखना है। प्रिपेयर टू मॉनिटर एडमिनिस्टर इमरजेंसी मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब, जो भी हेल्थ केयर प्रिस्क्राइब ने बोला है कि इमरजेंसी मेडिसिन पेशेंट को देना है तो वो हमको देना है। ऑब्टेन अ यूरिन स्पेसिमेन, उसका यूरिन स्पेसिमेन लेना है फॉर लेबोरेटरी स्टडी, परफॉर्म एंड अदर लेबोरेटरी स्टडीज एज प्रिस्क्राइब। ठीक है, परफॉर्म एंड प्रिस्क्राइब दोनों आपको काम करना है। ठीक है, और किसके बारे में बताया कि रिटर्न द ब्लड बैग ट्यूबिंग, आपको वो नहीं डालना है, हम कहाँ मोस्टली कहाँ डालते हैं, ये जो ब्लड बैग है, ठीक है, हम ब्लड बैग को डालते कहाँ पे, कहाँ पे डालते हैं, इसको डिस्कार्ड कहाँ करते हैं, BMW में, मतलब कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, BMW का मतलब है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें हम इसको डालते हैं येलो के अंदर, येलो बैग के अंदर डालेंगे। बाकी तो सारी जो प्लास्टिक मटेरियल है उसको तो हम रेड के अंदर डालते हैं। तो ऐसा तो ये इसमें क्या है ब्लड बैग में, तो क्योंकि डालते हैं, ठीक है, ब्लड वो जो है वो उसका मटेरियल पूरा अलग है, जबकि इसका मटेरियल पूरा ब्लड जो ब्लड बैग है उसका पूरा अलग होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम उसको वहाँ पे डालते हैं, मटेरियल उसका कुछ अलग होता है, तो इसके लिए ट्रांसफ्यूजन रिकॉर्ड टू द ब्लड बैंक और अटैच करते हैं, लेबल्स लगाते हैं, उसको वापस देते कि भाई इसका चेकअप करवाओ, आपने क्या दिया था, कैसा दिया था, पेशेंट को रिएक्शन हो गया है, डॉक्यूमेंट द अकरेंस, एक्शंस टेकन एंड द क्लाइंट्स रिस्पॉन्स, और डॉक्यूमेंट करके क्लाइंट्स के रिस्पॉन्स को खास हम देखेंगे।
अभी ये सेप्टिसेमिया अगर पेशेंट को हुआ तो क्या करेंगे, अकर्स विद द ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड दैट इज कॉन्टामिनेटेड विद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये कब होगा सेप्टिसेमिया, अगर उसमें कुछ ना कुछ कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो होगा, जैसे हम इसी को बैक्टीरियमिया भी बोलते थे। असेसमेंट कैसे करोगे, क्या होगा, रैपिड ऑनसेट ऑफ चिल्स आएगा, उसको हाई फीवर होगा, उसको डायरिया और वॉमिटिंग होगा, उसको हाइपरटेंशन होगा और शॉक भी होगा। ठीक है, ये कंडीशन देखने को मिलेगी किसके अंदर, तो सेप्टिसेमिया के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो क्या बताया, देखो कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करेंगे, फिर ब्लड कल्चर्स लेंगे, कल्चर्स ऑफ द ब्लड बैग भी हम लेंगे यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ ब्लड कल्चर्स नहीं लेंगे, पेशेंट का ब्लड बैग का भी कल्चर लेंगे और भेजेंगे। एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, इंट्रावेनस फ्लूइड्स देंगे, एंटीबायोटिक्स, वासोप्रेशर्स एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एज प्रिस्क्राइब बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। आयरन ओवरलोड अगर पेशेंट को हुआ, किसका ओवरलोड हुआ, आयरन का ओवरलोड, तो हीमोसिडरोसिस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, आयरन का ओवरलोड होना मतलब कि हीमोसिडरोसिस, और इसका एंटीडोट होता है डीफेरोक्सामाइन, या फिर इसको आप बोल सकते हो और क्या, चिलेशन थेरेपी। क्या बोल सकते हो, चिलेशन थेरेपी। आयरन को बाइंड करो, बाहर निकालो, क्योंकि आयरन का ओवरलोड हो चुका है, तो आप कुछ ऐसी चीज़ों का यूज़ करोगे कि जो आयरन के साथ बाइंड होकर आयरन को बॉडी से बाहर निकाल पाए, तो उसको पहले बोलते क्या है, हेमेसिडरोसिस, और उसका एंटीडोट क्या है, डीफेरोक्सामाइन। आप चिलेशन थेरेपी भी कर सकते हो। डिलेड ट्रांसफ्यूजन कॉम्प्लिकेशन, डिले जो होता है ना 4 घंटे से ज़्यादा जिसमें टाइम लगता है, दैट अकर्स इन क्लाइंट्स हु रिसीव मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जिसको मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है उसके अंदर हो सकता है, सच एज क्लाइंट विद एनीमिया, जिसको एनीमिया है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है। ठीक है, मतलब कि जो थ्रोम्बस है आपका, क्या हो जाएगा, उसका लेवल्स जो है वो, ठीक है, वो क्या हो जाता है, तो डिक्रीज होता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का पेनिया का मतलब ही ये है कि डिक्रीज होना, अगर साइटोसिस बोला होता तो क्या हो जाता, इंक्रीज हो जाता। असेसमेंट करेंगे, वॉमिटिंग, डायरिया, हाइपोटेंशन एंड अल्टर्ड हिमेटोलॉजिकल वैल्यूज इसमें जो है वो हम देखेंगे। ठीक है, दूसरा डीफेरोक्सामाइन, जिसको हम डेस्फेराल बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, डेस्फेराल। तो डेस्फेराल जो है एडमिनिस्टर करेंगे, आईवी देंगे, सबक्यूटेनियसली देंगे, रिमूव्स अक्यूमुलेटेड आयरन वाया द किडनी। जो आयरन जो है वो अक्यूमुलेट हुआ है किडनी, उसको बाहर निकालो। यूरिन टर्न्स रेड एज आयरन इज एक्सक्रीटेड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डीफेरोक्सामाइन। यूरिन आपको रेड देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसके साथ भी थोड़ा सा जो आयरन है वो निकल सकता है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट इज डिसकंटिन्यूड व्हेन सीरम आयरन लेवल रिटर्न टू नॉर्मल। ट्रीटमेंट को आपको तब बंद कर देना है जब आप देखते हो और सीरम आयरन का लेवल जो है वो नॉर्मल आ जाता है, तो अब आपको डीफेरोक्सामाइन देना जरूरी नहीं है। ठीक है, नॉट कॉन्टैक्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इमीडिएटली इफ अ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन ऑफ और अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड एडमिनिस्टर अराइजेस। ठीक है, ये कुछ भी होता है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, कॉम्प्लिकेशन होता है, तो आपको फटाफट से हेल्थ केयर प्रोवाइडर को ही बोलना है, खुद से कोई अखतरे नहीं करना है। ठीक है, मैं ये कर रूँ, पेशेंट ठीक हो जाएगा। डिजीज ट्रांसमिशन क्या क्या हो सकते हैं, आप जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं ना, उसके अंदर क्या क्या डिजीज ट्रांसमिशन, ब्लड से कौन कौन से डिजीज है जो ट्रांसमिट हो पाता है। डिजीज मोस्ट कॉमनली ट्रांसमिटेड इज हेपेटाइटिस सी, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, विच इज मैनिफेस्टेड बाय एनोरेक्सिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनोरेक्सिया, पेशेंट को भूख नहीं लगेगी। ठीक है, उसको लैक ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, नोजिया होगा, उसको वॉमिटिंग होगा, डार्क यूरिन देखने को मिलेगा और जॉन्डिस देखने को मिलेगा। सिम्टम्स यूजुअली अकर्स विद इन 46 वीक्स ओके आफ्टर द ट्रांसफ्यूजन। अदर इन्फेक्शियस एजेंट एंड डिजीज ट्रांसमिटेड बाय द ब्लड ट्रांसफ्यूजन इंक्लूड हेपेटाइटिस बी वायरस भी हो सकता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस मतलब कि एचआईवी भी हो सकता है, ह्यूमन हर्पिस वायरस टाइप 6 भी हो सकता है, ये सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। ठीक है, एप्स्टेन बार वायरस हो सकता है, ह्यूमन टी सेल ल्यूकोमिया हो सकता है, साइटोमेगालो वायरस, और मलेरिया भी इवन दो होता है। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पता है ना, तो उसके लिए ये भी होगा ट्रांसफ्यूज। ठीक है, तो ये सारे डिजीज है जो ब्लड के थ्रू ट्रांसफ्यूज हो सकता है। अभी देखो क्या बोला है कि ओके, डोनर स्क्रीनिंग के बारे में आपको बताया। ठीक है, कि डोनर स्क्रीनिंग हैज ग्रेटली रिड्यूस्ड द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन। अगर आपने ये जो डोनर लिया ना, क्या लिया आपने, ये डोनर, अगर आपने अच्छे से उसका किया होता ना स्क्रीनिंग, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा होता ही नहीं है ना। ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट इन एडिशन एंटीबॉडी टेस्टिंग ऑफ डोनर्स, डोनर का एंटीबॉडी टेस्टिंग फॉर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, एचआईवी के लिए, हैज ग्रेटली रिड्यूस द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन, जिससे जो है रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन डिले हो सकता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट आपको क्या बता हुआ है कि ड्यू टू साइट्रेट, ये जो साइट्रेट है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर हमको देखने को मिलता है, तो इस साइट्रेट की वजह से क्या होता है, कैल्शियम का लेवल कम होता है, हाइपोकैल्शियमिया होता है, हाइपोमैग्नीशियमिया होता है,
और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होता है। ये चीज़ें भी हमको याद होनी चाहिए कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर होता है साइट्रेट, उसकी वजह से कैल्शियम का लेवल कम होता है, हाइपोकैल्सीमिया, मैग्नीशियम का लेवल भी कम होता है, हाइपोमैग्नीशियमिया, और मेटाबॉलिक जो है वो अल्कलोसिस देखने को मिलता है, जो हम किसके थ्रू देखते हैं, एबीजी के थ्रू, है ना, आर्टेरियल ब्लड गैस के थ्रू हम पीएच को देखते हैं 7.35 टू 7.45, हम SCO3 को देखते हैं, PCO2 को देखते हैं, ये लंग्स के रिलेटेड है, ये हमारे डाइजेस्टिव के रिलेटेड है, ठीक है, तो ये सब के थ्रू भी हम निकालते हैं, तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस देखने को मिलता है, रोम क्राइटेरिया भी देखते हैं हम उसके अंदर। ओके, अभी हाइपोकैल्सीमिया कैसे हुआ पता है हमको, अभी तो हमने देखा कि साइट्रेट के रिलेटेड है ये, तो देखो कि साइट्रेट इन ट्रांसफ्यूज्ड ब्लड बाइंड्स विद द कैल्शियम, ये जो ट्रांसफ्यूज्ड ब्लड के अंदर साइट्रेट होता है वो कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाता है और उसको बाहर निकाल देता है, तो हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। असेस सीरम कैल्शियम लेवल बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफ्यूजन, इसके लिए जब भी आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाते हो तो सीरम कैल्शियम लेवल को पहले और बाद में चेक करवाना भी नेसेसरी है। मॉनिटर फॉर साइंस ऑफ हाइपोकैल्सीमिया, जब हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है तो क्या देखने को मिलता है, यस, हाइपर एक्टिव रिफ्लेक्सेस, पैरासेशियास, टिटानी, मसल क्रैम्प्स, पॉजिटिव ट्रोसाउस साइन, मतलब क्या, ये पॉजिटिव ट्रोसाउस साइन देखने को कब मिलता है, जब आप बीपी कफ लगाते हो ना, ठीक है, और बीपी कफ को भी जब आप लोग इन्फ्लाट करते हो, क्या करते हो आप, जब इन्फ्लाट करते हो तो आपका जो हैंड है ना वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, उसको बोलते हैं ट्रोसाउस साइन। और ये जो चोवेस्टिक साइन है ना, ठीक है, ये जो आपके पास चोवेस्टिक साइन है उसका क्या होगा, मसल्स, चीक का मसल्स जो है, C फॉर दी चीक होता है ना, CS फॉर दी चीक, ऐसे लिखते हैं ना चीक को, ठीक है, तो ये चीक के ऊपर देखने को मिलता है, मतलब क्या होगा इसके अंदर कि एक बाजू का नाव का पैरालिसिस हो जाएगा, आपका मुंह पूरा इस तरीके का, तो चोवेस्टिक साइन जो है वो फेशियल मसल्स के रिलेटेड है, जबकि ट्रोसाउस साइन जो है, जो हम आपका ब्लड प्रेशर कप लगा के इन्फ्लाट करते हो तो आपका हाथ पूरा ऐसे हो जाएगा, ये ट्रोसाउस साइन है, ये कैल्शियम का डिक्रीज होने की वजह से देखने को मिलता है। तो ये भी जरूर माइंड में रखिएगा कि कौन कौन से साइन है जो हाइपोकैल्सीमिया की वजह से देखने को मिलता है। हाइपर एक्टिव रिफ्लेक्सेस हाइपर एक्टिव हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, पैरासेशिया होगा, मतलब वीकनेस होना, ये पैरासेशिया जो है वो क्या है, तो ये पैरासेशिया क्या है, वीकनेस का साइन दिखाता है हमको, ठीक है, वीकनेस जब होगा ना तो वीकनेस के बाद हमको देखने को मिलता है पैरालिसिस, ठीक है, पहले वीकनेस होगा फिर पैरालिसिस होता है, फिर होता है टिटानी, ठीक है, और फिर है मसल क्रैम्प्स आना, पॉजिटिव ट्रोसाउस साइन क्या है मैंने बताया, पॉजिटिव चोवेस्टिक साइन है वो भी मैंने आपको डिस्कस किया, ठीक है, ये हाइपोकैल्सीमिया किसकी वजह से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में होने वाले साइट्रेट की वजह से, क्योंकि वो कैल्शियम के साथ जो है वो बाइंड होता है और इसको बाहर निकालता है और हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करता है, इन द सेंस ऑफ हाइपोकैल्सीमिया करता है तो क्या देखने को मिलता है, और इसीलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने से पहले और करने से बाद में हमको सीरम कैल्शियम का लेवल चेक करना पड़ता है। अगर आपको कोई भी एग्जाम में पूछे कि क्यों करना पड़ता है और क्यों होता है, तो याद रखना ड्यू टू दिस साइट्रेट। ओके, अभी है हाइपरकैलेमिया। ओके, पोटाशियम का लेवल तो बढ़ रहा है, यहाँ पे कैल्शियम का लेवल कम हो रहा था, जबकि पोटाशियम जो है हमारा उसका लेवल बढ़ रहा है। पोटाशियम नॉर्मली होता कितना है, 3.5 टू 5.0, ठीक है, ये पोटाशियम जो बोला है ना वो होता इतना है, देखो 3.5 टू 5.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, इतना होता है। अगर ये 5.0 से बढ़ा, ठीक है, कितने से बढ़ा, तो 5.0 से अगर ये बढ़ गया, ठीक है, 5.0 से अगर ये बढ़ा तो हम बोलेंगे इसको कि हाइपरकैलेमिया हुआ है। और ये जो चीज़ है ना पोटाशियम, ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है हमारे हार्ट के ऊपर। हार्ट नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, बनाया है हमने, तो इसके ऊपर अफेक्ट करता है। स्टोर्ड ब्लड जो है लिबरेट्स पोटाशियम, जो स्टोर्ड ब्लड होता है ना उसमें धीरे धीरे पोटाशियम टूटता रहता है, ठीक है, और क्या हो जाएगा, हाइपरकैलेमिया, उसका अमाउंट बढ़ेगा। तो पोटाशियम थ्रू हिमोलाइसिस, क्योंकि हिमोलाइसिस मतलब कि ब्लड का ब्रेकडाउन होना, आरबीसी का ब्रेकडाउन होना, लो, ठीक है, ब्रेकडाउन को बोलते हैं हिमोलाइसिस, ठीक है। अभी क्या हुआ कि द ओल्डर ब्लड जो एक्सपायर्ड होने वाला है, ठीक है, द ओल्डर ब्लड द ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ हाइपरकैलेमिया, उसके अंदर ही रिस्क होता है कि हाइपरकैलेमिया होगा, उसकी वजह से आप अगर दे रहे हो, देयरफॉर क्लाइंट्स एट रिस्क फॉर हाइपरकैलेमिया सच एज दोज विद रिनल इनसफिशिएंसी ऑल्सो, अगर कोई पेशेंट को रिनल इनसफिशिएंसी है तो भी हो सकता है, जिसका किडनी ठीक नहीं है, ठीक है, और रिनल फेल्योर है, शुड रिसीव फ्रेश ब्लड, उसको तो खास करके हमको फ्रेश ब्लड ही देना है, ठीक है, देखना ही है कि भाई कौन सी डेट को इसको आपने स्टोर किया है,
असेस द डेट ऑन द ब्लड एंड द सीरम पोटाशियम लेवल। ठीक है, आपको देखना है ब्लड बैग के ऊपर कि कौन सा डेट का ये है, एक्सपायर्ड उसकी कौन सी डेट है, ये आपको देखनी है। ओके, और पोटाशियम लेवल बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफ्यूजन, और इसमें पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने से पहले और बाद में, ये दोनों टाइम आपको पोटाशियम का लेवल चेक करना है कि कितना था और कितना हुआ है। मॉनिटर द पोटाशियम लेवल्स एंड फॉर द साइन एंड सिम्टम्स लाइक ऑफ दैट हाइपरकैलेमिया हुआ तो उसमें भी पैरेस्थेसिया मतलब कि मसल्स बॉडी वीकनेस हो जाएगी, हमारी वीकनेस देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल क्रैम्प्स देखने को मिलेगा, डायरिया और डिसरिदमियास, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि ये किस पे अफेक्ट करता है, हार्ट पे अफेक्ट करता है, तो डिसरिदमियास होगा, रिदम पे अफेक्ट आएगी। स्लो द ट्रांसफ्यूजन एंड नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ऐसा होता है तो हमको ये ट्रांसफ्यूजन को स्लो करना है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है। इफ साइंस ऑफ हाइपरकैलेमिया अगर यहाँ पे अगर हाइपरकैलेमिया के साइन देखने को मिल रहे हैं तो ठीक है, तो हमने एक साइन देखा हाइपोकैल्सेमिया के बारे में जो साइट्रेट की कॉम्बिनेशन की वजह से देखने को मिलता था, जबकि हमने देखा हाइपरकैलेमिया की जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमने जो स्टोर किया जिस ब्लड को ब्लड बैंक के अंदर और ब्लड बैंक में जिसको हमने स्टोर किया है उसका टाइम कुछ ज़्यादा हो चुका है, तो उसमें हिमोलाइसिस की वजह से हाइपरकैलेमिया देखने को मिलता है। ऐसा तो हम बिल्कुल देना ही अवॉइड करेंगे, और खास करके जो पेशेंट को रीनल इनसफिशिएंसी वाली प्रॉब्लम है उसमें तो बोलेंगे कि हम फ्रेश ब्लड ही देना भैया, ये तो चलेगा ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, अभी आएगा साइट्रेट टॉक्सिसिटी। ठीक है, तो साइट्रेट टॉक्सिसिटी क्या है, साइट्रेट एंटीकोगुलेंट का काम करता है। ये किसका काम करता है, क्यों हमने ब्लड बैग के अंदर इसको डाला है, क्यों रखा है इसको, क्योंकि ये एंटीकोगुलेंट का काम करता है, जो ब्लड को क्या नहीं होने देगा, ये स्क्लॉच नहीं होने देगा, उसके लिए हम ये इसका यूज करते हैं। यूज्ड इन द ब्लड प्रोडक्ट्स इज मेटाबोलाइज्ड बाय द लीवर, जो मेटाबोलाइज हो जाता है लीवर के थ्रू। रैपिड एडमिनिस्टर ऑफ मल्टीपल यूनिट्स ऑफ स्टोर्ड ब्लड, हम फटाफट से जो है बहुत सारे यूनिट्स ऑफ ब्लड को देने लगते हैं पेशेंट के अंदर। बिकॉज हाइपोकैलेमिया, इसके अंदर क्या हो जाता है हाइपोकैलेमिया एंड हाइपोमैग्नेसीमिया व्हेन साइट्रेट बाइंड्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, क्योंकि साइट्रेट जो है वो दोनों चीज़ों के अंदर बाइंड करता है, कैल्शियम के अंदर भी और मैग्नीशियम के अंदर भी, और इसी के लिए बॉडी में हाइपोकैल्शियमिया और हाइपोमैग्नीशियमिया हो जाएगा। दिस रिजल्ट इन साइट्रेट टॉक्सिसिटी, इसको हम बोलते हैं साइट्रेट टॉक्सिसिटी। ठीक है, कोजिंग मायोकार्डियल डिप्रेशन एंड कोएगुलोपैथी। दोज मोस्ट एट द रिस्क इंक्लूड इंडिविजुअल विथ लिवर डिसफंक्शन, अगर कोई भी पेशेंट को लिवर डिसफंक्शन है, और नियोनेट्स विथ इमेच्योर लिवर, या फिर नियोनेट जो बच्चा कितना 18 डेज तक का होता है, ठीक है, उसको भी उसका लिवर भी जो है वो इमेच्योर होता है, वो इतना प्योरीफाइड फंक्शन नहीं करता है, तो मना कर दो, मल्टी लोड ट्रांसफ्यूजन नहीं होगा, सॉरी इतना ही चलेगा, बराबर नहीं ज़्यादा चलेगा, क्योंकि देखो नॉर्मली हमारे अंदर लीवर अगर ओके काम नहीं कर रहा है तो हम नहीं देंगे, क्योंकि लीवर ही साइट्रेट को मेटाबोलाइज करता है। अगर लीवर ही अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो ये साइट्रेट कुछ नहीं करेगा, तो फिर हमारी बॉडी में तो हाइपोकैल्शियम और हाइपोमैग्नीशियमिया हो जाएगा। मतलब आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो कुछ अच्छे के लिए तो अच्छा होना चाहिए, फिर ऐसा नहीं कि आप कर रहे हो कुछ अच्छे के लिए और वो करके एक कंडीशन को अच्छा और 2-3 कंडीशन को आप बिगाड़ रहे हो। ठीक है, तो ये कंडीशन ध्यान में रखना कि पोटाशियम हाइपरकैलेमिया को जो है हम रिनल इनसफिशिएंसी के लिए देखते थे, जब हम साइट्रेट की बात करते हैं तो साइट्रेट क्योंकि मेटाबोलाइज होता है लीवर के अंदर, तो हम लीवर में अगर किसको प्रॉब्लम है तो हम देखेंगे कि भाई ट्रांसफ्यूजन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। ओके, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना। दोज मोस्ट एट रिस्क इंक्लूड इंडिविजुअल्स विद लीवर डिसफंक्शन, और नियोनेट्स के अंदर भी नहीं देंगे क्योंकि नियोनेट्स का लीवर इमेच्योर होता है। ट्रीटमेंट इंक्लूड स्लोइंग और स्टॉपिंग द ट्रांसफ्यूजन टू अलाउ दिस साइट्रेट टू बी मेटाबोलाइज। आपको अगर प्रॉब्लम है और देना भी है तो एक चीज़ तो मल्टी लोड नहीं करना है, बराबर, और दूसरी चीज़ ये कि आपको जो है उससे बहुत ही स्लोली रेट में देना है या फिर स्टॉप करना पड़ेगा अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है। हाइपोकैल्शियम एंड हाइपोमैग्नीशियमिया आर ऑल्सो ट्रीटेड विद द रिप्लेसमेंट थेरेपी, और इसको आप रिप्लेसमेंट थेरेपी से मतलब अभी आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया, अभी आपको निकालना पड़ेगा तब जाके ट्रीट होगा। ठीक है, तो ये तो वेस्ट ऑफ द टाइम हुआ। वेस्ट ऑफ द टाइम तो छोड़ो, पर ये हम ये भी बोल सकते हैं कि वेस्ट ऑफ द टाइम के साथ जो है ये चीज़ें ऐसे भी देखने को मिलेगी कि आपको जो पेशेंट के पैसे भी आप बिगाड़ रहे हो। ठीक है, तो ये भी होगा। अभी इसके अंदर देखो क्या है कि साइट्रेट डिपेंडेंट कॉम्प्लिकेशंस, अभी हमने देखा ना कि साइट्रेट डिपेंडेंट से तो क्या होता है, जैसे कि इसके अंदर हाइपोकैल्सेमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, साइट्रेट का मेटाबोलाइज जो है, साइट्रेट का जो मेटाबोलाइज है हमने अभी देखा कहाँ पे होता है, लीवर के अंदर। जिसको लीवर की प्रॉब्लम है मत दो, ठीक है, बच्चा अगर नियोनेट है तो मत दो। ठीक है, और ऐसे ही हमको अगर हाइपरकैलेमिया के बारे में पता होता तो किडनी का पूछते, किडनी प्रॉब्लम है मत दो। ठीक है,
कौन सा ब्लड मत दो किडनी प्रॉब्लम में? यस, जिसका एक्सपायर्ड डेट होने आया है वो, क्योंकि हेमोलाइसिस ज़्यादा हुआ है तो हाइपरकैलेमिया, पोटेशियम का लेवल ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। अभी नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीजन थेरापी, जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर्स को जस्ट हम यहीं पे क्विट करेंगे, ठीक है। अच्छे से अपनी नोट्स बनाइएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। बाकी तो कोई भी डिफिकल्टी है कमेंट में डालिए, मैं रेडी हूँ आपको आंसर देने के लिए। कुछ ही दिनों के अंदर हम प्लान करने वाले हैं हमारे लाइव सेशन के बारे में, तो बने उतने आप अगर सब्सक्राइबर को बढ़ाते हैं, लेक्चर्स को लाइक करते हैं, तो हम जरूर इसका प्लान बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। ओके, तो आप जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, और कमेंट ज़रूर डालिएगा।